हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो है क्लास 10 का जो है पहला चैप्टर फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन के बारे में थोड़ा देखेंगे और सीखेंगे। इसमें जो है इसमें करीब पहला चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन, इसमें पूरा जो है पूरा लघुत्तरीय जो होता है और अति लघुत्तरीय और ऑब्जेक्टिव सारा इसी कंसेप्ट से क्लियर होगा। आप वीडियो में बने रहिए और नो बकवास, ओनली क्लास। केवल हम लोग अब अपने काम पर ध्यान देंगे। चलिए आइए चलते हैं। देखिए लिखा हुआ जो है आपका चैप्टर का नाम जो है दिया हुआ है, चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। लिखा हुआ प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। थोड़ा से आने से पहले सर्वप्रथम हम लोग सबसे पहले ये जो दिख रहा होगा आपको, पहला चैप्टर का नाम है अध्याय 1 है। फिजिक्स का पहला चैप्टर क्लास 10 का है, जो इस बार मैट्रिक बोर्ड 2025 में दीजिएगा उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थोड़ा देखिए, इसमें जो है प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें सर्वप्रथम बात आता है कि प्रकाश के बारे में, कि प्रकाश का परावर्तन हो रहा था। सर्वप्रथम हम समझेंगे प्रकाश क्या है। तो यहाँ जो पहला पॉइंट बनाए हम, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश के बारे में सोचेंगे। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का एक माध्यम है। प्रकाश कुछ है नहीं, प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं और दूसरी वस्तुओं को। प्रकाश स्वयं जो है क्या है, प्रकाश जो है, प्रकाश स्वयं अदृश्य है। प्रकाश जो है स्वयं अदृश्य है, स्वयं अदृश्य है, परंतु ये दूसरी वस्तुओं को क्या बनाता है? दृश्य बनाता है। तो प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है जिसकी सहायता से, प्रकाश के बारे में पूछेगा कि प्रकाश क्या है, इसके बारे में बताइए, तो बोलेंगे प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं, स्पष्ट रूप से देखते हैं। और बहुत व्यक्ति जो होते हैं, बहुतों का कहना है कि हम जो आँख से देखते हैं, ऐसा बात नहीं है। जब तक आँख और प्रकाश नहीं होगा तब तक हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार का माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को क्या करते हैं? देख पाते हैं। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, मतलब प्रकाश दिखता नहीं है परंतु दूसरी वस्तुओं को देखने में मदद करता है। इसी को बोलेंगे प्रकाश वह कारक है, या तो दूसरा विधि से बोलना है प्रकाश क्या है तो बोलेंगे प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट था प्रकाश क्या है, यह हमारा आप समझ चुके होंगे कि प्रकाश क्या है, तो एक प्रकार का माध्यम है। दूसरा पॉइंट कहता है प्रकाश के गुणों को बताइए। दूसरा पॉइंट कहता है प्रकाश के गुण को बताइए। तो हम यहाँ थोड़ा चलते हैं। तो प्रकाश का जो गुण है, गुण का मतलब होता है इसका जो है, इसका बताइए प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, मतलब जो इसका गुण बताना है प्रकाश के बारे में। जैसे व्यक्तियों का गुण होता है, व्यक्तियों का, इंसान का, सभी यानी जीव जंतुओं का, सारा किसी ना गुण होता है। गुण का मतलब विशेषता बताना है। तो प्रकाश की यह विशेषता होती है कि प्रकाश, पहला बात हम जानेंगे कि सरल रेखा में गमन करती है। किस रेखा में? सरल रेखा में। प्रकाश जो है, पहला गुण बताएंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते हैं, पहला गुण हो गया। दूसरा गुण देखा जाए, अगर जो दूसरा गुण हम अगर जो देखें तो प्रकाश तो पहला हो गया। दूसरी बात यहाँ देखेंगे प्रकाश के गुण के बारे में, पहला पॉइंट, उसके बाद दूसरा जो है, दूसरा पॉइंट हमारा हो गया। दूसरा पॉइंट बनाएंगे प्रकाश जो है, पहला तो हो गया सरल रेखा में गमन करती है। दूसरी बात हम यहाँ जानते हैं कि प्रकाश के लिए जो है कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश अपने प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रकाश जो है बिना किसी माध्यम के भी चल सकता है। तो इसका दूसरा गुण लिखेंगे, बिना किसी माध्यम के भी क्या कर सकता है? गमन कर सकता है। तो इस शॉर्ट में समझ लीजिएगा, बिना किसी माध्यम के, मतलब प्रकाश के गमन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। पहला बात सीखे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, और बताएंगे कि सीधी रेखा, सरल रेखा, इसका प्रूफ करके दिखाएंगे कैसे होता है। दूसरा कहता है बिना किसी माध्यम के भी प्रकाश गमन कर जाता है। तीसरी बात ध्यान रखेंगे, प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की जो चाल है, तीसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, प्रकाश की चाल हवा या निर्वात में, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये हमारा हो गया तीसरा गुण, प्रकाश का तीसरा गुण हो गया। और यदि चौथा गुण देखा जाए तो प्रकाश जो है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये क्या होता है समझिएगा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है।
प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग का अर्थ होता है कि यानी कहने का मतलब चुंबकीय तरंग का एक ऐसा तरंग होता है जिसमें किसी तरंग की आवश्यकता या किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जो बिना किसी माध्यम के गमन कर सकता है, उसी को बोला गया है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो विद्युत चुंबकीय तरंग में इसके लिए ना तो ठोस, ना द्रव, ना गैस, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बिना किसी माध्यम के यदि संचरण कर जाए, यदि चाल अगर गति मान ले कर ले, तो उसमें प्रकाश जो है बिना किसी चाल, बिना किसी वस्तु, माध्यम, ठोस, द्रव या गैस, कोई भी पदार्थ की 5 अवस्था होती है उसमें से कोई अवस्था की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसको बोलेंगे। उसी प्रकार ये हमारा जो प्रकाश है, इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंग का एक रूप है। कौन? प्रकाश। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कहने का मतलब इसको में कोई आवश्यकता नहीं होती, ना तो किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, ना तो ठोस, ना द्रव, ना गैस, कुछ भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला पॉइंट समझेंगे, चौथा। उसके बाद पांचवा जो गुण है हमारा प्रकाश का, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। पांचवा बोलेंगे प्रकाश क्या है? ऊर्जा का रूप है। तो ऊर्जा का रूप का मतलब हुआ कि प्रकाश जो है सौर ऊर्जा जैसे होता है, उसको हम बदल देते हैं। यदि फोटान उसमें प्रयोग कर रहे, फोटान के कण होते हैं, तो प्रकाश क्या है? उसमें जो है सौर ऊर्जा का प्रयोग करके हम सोलर प्लेट में प्रयोग करके उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है, जो हमें पूरे ब्रह्मांड को, पूरे अगर जो देखा जाए पूरे धरातल पर यदि पूरा डिपेंड सब है तो किस पर है निर्भर? सूर्य पर। तो सूर्य का प्रकाश ही देख लीजिए। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का रूप होता है। ऊर्जा का मतलब हुआ कि यह जो है इसको ऊर्जा के रूप में काम में लाया जा सकता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है? तो अनुप्रस्थ तरंग एक ऐसी तरंग होती है जिसमें लंबवत कार्य करती है, यानी गति के लंबवत दिशा में कार्य करेगी। कहने का मतलब है यदि तरंग गति करेगा तो जिसमें क्या होता है, जैसे मान लिया ये तालाब है, तालाब में पानी होता है और लोग क्या करते हैं, पानी में जब ढेला को मारते हैं, यानी कुछ कंकड़ को या कुछ भी फेंकते हैं उसमें, तो उसमें क्या होता है, फेंकने के बाद उसका जो तरंग उत्पन्न होता है, आप देखे होंगे ऐसे उत्पन्न होता होगा, इस तरह से लंबवत। कहने का मतलब जो लंबवत कार्य करे उसी को कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। तो अनुप्रस्थ तरंग का मतलब एक ऐसा वेव उत्पन्न होना चाहिए जो लंबवत कार्य करे, यानी गति के जो है संचरण के। तो ये हमारा अनुप्रस्थ तरंग है। तो ये हमारा जो प्रकाश का यही सब गुण है, प्रकाश का गुण है किसी माध्यम के। पहला जो गुण है सरल रेखा में गमन करती है, प्रकाश एक सीधी रेखा या सरल रेखा में गमन करती है। दूसरा बात है प्रकाश के गमन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बिना किसी माध्यम के भी प्रकाश क्या कर सकता है? गमन कर सकता है। तीसरी बात सीखें कि प्रकाश की चाल जो है हवा या निर्वात में, निर्वात का मतलब जहां हवा नहीं हो और हवा हो, तो हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब है 3 से यदि गुना करें 10⁸ का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको अब अगर जो पूरा डिटेल करें तो 3 पर 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तिकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी 30 करोड़ मीटर आया प्रति सेकंड। तो इसको अगर जो और थोड़ा से हम मान ले जाए, किलोमीटर को चेंज करें मीटर में, तो 1000 से यदि हम भाग मार दें तो इसमें 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएगा, तो बच जाएगा हमारा किलोमीटर में 1 2 3 4 5, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो इसको कह सकते हैं कि प्रकाश की जो चाल है 3 लाख किलोमीटर है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब यदि आंख हम ऐसे झपकाएं तो 3 लाख किलोमीटर तक प्रकाश की चाल गति कर जाएगी। तो ये हमारा हो गया विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसमें ना तो विद्युत चुंबकीय तरंग बताएं कि ना इसमें किसी, विद्युत चुंबकीय तरंग एक ऐसा तरंग होता है जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ना तो ठोस, ना द्रव, ना गैस, कुछ भी नहीं। अगला है ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, ऊर्जा का रूप होता है। और अनुप्रस्थ तरंग है, मतलब जब अनुप्रस्थ तरंग का मतलब होता है एक ऐसा तरंग जो लंबवत कार्य करे, गति के लंबवत। तो इस दिशा में जब पानी का लहर जो होता है उस तरह से गति करता है तो वो अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो इसमें जो है यानी 6 पॉइंट है। और कुछ पॉइंट जो है, प्रकाश जो है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक है, तो उसमें चाल में परिवर्तन आता है। एक बात और ध्यान रखेंगे, 7वां पॉइंट ध्यान रखिएगा, प्रकाश का यह भी गुण है कि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से जब दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल में परिवर्तन आता है। माने चाल कभी बढ़ जाएगा कभी घटेगा, तो चाल में परिवर्तन आता है। तो यह भी एक गुण है, प्रकाश का ही गुण है, यानी चाल में परिवर्तन। कब? जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करेगा तो चाल में परिवर्तन आता है। तो हम लोग देख लिए कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है, स्वयं अदृश्य है, परंतु दूसरी वस्तुओं को क्या बनाता है? दृश्य बनाता है। तो ये समझ गए। अब प्रकाश के गुण के बारे में जान गए। अब प्रकाश के गुण के बारे में जानने के बाद थोड़ा से
अब थोड़ा देखते हैं यहाँ पर प्रकाश की चाल बता ही दिए हैं। प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब आगे आते हैं, थोड़ा देखते हैं। अब जो हमारा है अगला टॉपिक है प्रकाश। तीसरा पॉइंट जो बनाए हैं, लिखा हुआ प्रकाश के उद्गम की दृष्टि से वस्तु के प्रकार। तब वस्तु का प्रकाश देखना है, लेकिन किस दृष्टि से? प्रकाश के उद्गम। उद्गम का मतलब होता है उत्पन्न। उत्पन्न की दृष्टि से देखा जाए तो प्रकाश के जो प्रकाश उद्गम की दृष्टि से वस्तु के प्रकार, प्रकाश के उद्गम की दृष्टि से वस्तु के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है इसमें आता है, इसमें 2 प्रकार के होते हैं। प्रकार दृष्टि उद्गम का है, उद्गम एक है, एक गमन है, 2 वस्तु हैं। तो पहला जो हमारा हो गया दीप्त वस्तुएं। दीप्त या प्रदीप्त वस्तु इसी को कहते हैं ल्यूमिनियस थिंग्स। ये जो हमारा प्रदीप्त या दीप्त वस्तु इसी को कहते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या है? एक वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश की किरणें निकलती हो उसे कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे हमारा मान लिया जाए टॉर्च। टॉर्च भी देखे होंगे आप लोग। तो टॉर्च हमारा क्या है? प्रदीप्त वस्तु हो गई। प्रदीप्त का मतलब दीप्त या प्रदीप्त, प्रदीप्त का मतलब होता है जिनसे प्रकाश की किरणें निकल सकती है। और उसके बाद टॉर्च हो गया हमारा, लैंटेन हो गया, इस तरह से है। और उसके बाद सूर्य भी बोल लेंगे। सूर्य भी एक प्रकार का क्या है? ये प्रदीप्त वस्तु में आएगा। अब इसी के अंतर्गत आता है, प्रदीप्त वस्तु में अंतर्गत आएगा, इसी के अंतर्गत एक होता है स्वादीप्त वस्तुएं। तो जिन वस्तुओं से प्रकाश की किरणें स्वयं निकलती है वैसे वस्तु को स्वादीप्त वस्तु कहा जाता है। जैसे में देखा जाए तो सूर्य हमारा हो गया। सूर्य क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं, स्वादीप्त वस्तुएं। स्वादीप्त का मतलब होता है जिनसे प्रकाश की किरणें स्वयं निकलती हो उसे स्वादीप्त वस्तुएं कहा जाता है। और प्रदीप्त क्या होता है? जिनसे केवल प्रकाश की किरणें निकल सकती है उसी को कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। अगला जो है हमारा जैसे में टॉर्च और लैंटेन हो गया। अगला इसमें जो हमारा है सूर्य जो है, अगर जो देखा जाए सूर्य, तो सूर्य क्या है? सूर्य के पास अपना प्रकाश है, स्वयं निकलता है, इसीलिए इसको कहेंगे स्वादीप्त वस्तुएं। अगला हमारा जो है अदीप्त वस्तुएं। तो अदीप्त क्या होता है? जिन वस्तुओं से प्रकाश की किरणें नहीं निकलते उसे अदीप्त वस्तु कहा जाता है। जैसे में इसी को नॉन ल्यूमिनियस थिंग भी बोलते हैं। जैसे में देखा जाए तो इसके एग्जाम्पल के लिए देखें तो इसमें जो हो जाएगा हमारा अदीप्त के लिए, अदीप्त में आ जाएगा हमारा जैसे पत्थर। पत्थर क्या है? एक अदीप्त वस्तु है जिनसे प्रकाश की किरणें नहीं निकल सकती, उसको अदीप्त वस्तु बोलते हैं। और उसके बाद इसी में देखा जाए पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, कुछ ऐसा पदार्थ मानिएगा, देखिएगा जिनसे प्रकाश की किरणें नहीं निकल सकती है। लकड़ी हो गया, बेंच हो गया, ईंट हो गया, ये सब जो हमारा क्या है? अदीप्त वस्तुएं के अंतर्गत आएंगे। अगला सवाल जो अगला टॉपिक का नाम है, अगला हमारा जो टॉपिक है 4 नंबर, इसमें कहता प्रकाश के गमन की दृष्टि से वस्तु के प्रकार। तो 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें जो समझना है वो था उद्गम की दृष्टि से। उद्गम का मतलब उत्पन्न की दृष्टि से। यहाँ पर हमारा गमन, गमन का मतलब आर पार हो जाने की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा जो कितना प्रकार के? 3 प्रकार के होता है। पहला होता है पारदर्शक वस्तुएं, दूसरा अल्प पारदर्शक वस्तुएं, हमारा जो तीसरा है, तीसरा क्या है? अपारदर्शक वस्तुएं। तो पारदर्शक वस्तुएं क्या होता है? ट्रांसपेरेंट इसको बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट थिंग्स होता है। तब पारदर्शक वैसी वस्तु को बोला जाता है जिन वस्तुओं से प्रकाश की किरणें आर पार गमन कर जाती है, वैसे वस्तु को पारदर्शक वस्तु बोला जाएगा। जैसे में अगर जो देखा जाए इसका, जैसे इसका उदाहरण लेते हैं हम थोड़ा सा। देखिए इसमें कहता है पारदर्शक वस्तु। तो पारदर्शक क्या होता है? जिन वस्तुओं से प्रकाश की किरणें आर पार गमन कर जाती है वैसे वस्तु को पारदर्शक बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देखा जाए तो हम बोल सकते हैं पारदर्शक में कांच हो गया। कांच हमारा क्या है? पारदर्शक वस्तु है, कांच हो गया। और उसके बाद मान ले कांच हो गया, अभ्रक हो गया, ये सब जो है पारदर्शक वस्तु हो गया। और उसके बाद अगर जो शीशा जो एक होता है, पन्नी जो होता है हमारा प्लास्टिक, जो सादा वाला जो आर पार गमन कर सकता है तो भी ले सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पारदर्शक के अंतर्गत। अगला आता अल्प पारदर्शक। अल्प का मतलब अधूरा होता है, अल्प का मतलब आधा। अल्प पारदर्शक वस्तुएं, अल्प पारदर्शक क्या होता है? जिन वस्तुओं से प्रकाश की किरणें अल्प मात्रा में गमन करती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देखा जाए तो तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ क्या हो गया? कागज। ये हमारा जो तेल लगा हुआ कागज रहेगा इससे लाइट जाएगी लेकिन थोड़ा से कम मात्रा में जाएगी, तो इसीलिए कहेंगे अल्प पारदर्शक। अल्प पारदर्शक का मतलब जिसमें प्रकाश की किरणें कम मात्रा में गमन करती है, अल्प मात्रा में गमन करती है, वैसे वस्तु को अल्प पारदर्शक बोलते हैं और ट्रांसलूसेंट बोलते हैं इसको। अगला इसी में और एग्जाम्पल देखा जाए तो तेल लगा हुआ हो गया पहला कागज, दूसरा हो गया घिसा हुआ कांच। घिसा हुआ कांच
ये भी हमारा क्या है, अल्प पारदर्शक है। घिसा हुआ कांच भी एक अल्प पारदर्शक के अंतर्गत आएंगे। अगला जो हमारा है अपारदर्शक, अपारदर्शक उपयुक्त इसको बोलते हैं। अपारदर्शक क्या होता है, जिन वस्तुओं से प्रकाश की किरणें गमन नहीं कर सकती है वैसे वस्तु को अपारदर्शक बोला जाता है। जैसे में हम अगर जो देखा जाए तो इसी में हो सकता है पत्थर, पत्थर से क्या लाइट मारेंगे तो प्रकाश की किरण आर पार गमन करेगी, नहीं। अगला जो है हमारा उदाहरण ले सकते हैं ईंट, क्या ईंट से प्रकाश की किरण आर पार गमन हो सकती है, नहीं। लकड़ी हो गया, तो इन सब वस्तुओं जो हो गया हमारा किसके अंतर्गत आएंगे, अपारदर्शक के अंतर्गत। अगला जो है हमारा टॉपिक है प्रकाश की किरण। कभी कभी ये भी पूछा जाता है प्रकाश की किरण से आप क्या समझते हैं, तो प्रकाश की किरण थोड़ा देखिएगा। प्रकाश की किरण क्या है, तो प्रकाश कहता है प्रकाश जिस रेखा में गमन करती है, प्रकाश जिस रेखा में गमन करती है वही हमारा प्रकाश का क्या कहलाता है, किरण कहलाता है। तो यदि प्रकाश देखा जाए तो प्रकाश जो है सीधी रेखा में हम पहले बता दिए प्रकाश का गुण, प्रकाश जो है एक सरल रेखा में गमन करती है, तो सरल रेखा हमारा जो हो गया प्रकाश का किरण हो गया। तो यदि हम सूर्य को बनाकर देखें थोड़ा से, तो प्रकाश की किरण जो है, प्रकाश की किरण देखिएगा थोड़ा, अगर जो हम सूर्य को बना लेते हैं, ये हमारा सूर्य हो गया, प्यारा सा सूर्य, ये हमारे सूर्यदेव हैं। चलिए हमारा सूर्यदेव है। अब इससे जो है मान लिया जाए कि प्रकाश की किरणें निकल रही है हमारी आंखों तक या वस्तुओं तक आ रही, ठीक है। तो ये जो है प्रकाश का जो किरण होता है सीधी रेखा में गमन करती है, यही हमारा कहलाएगा प्रकाश का किरण। तो प्रकाश का किरण का मतलब होता है प्रकाश जिस रेखा में गमन करती है वही प्रकाश का किरण कहलाता है। तो प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो बोलेंगे सरल रेखा में या तो सीधी रेखा में। तो सरल रेखा में गमन कर रही है प्रकाश की किरण, तो हमारा क्या हो गया, प्रकाश का किरण जिस रेखा में गमन करती है उसे प्रकाश की किरण कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि अगला जो इसी में आएगा कि अब जैसे किरण बनता है तो किरण भी अनेक तरह से आएगा, कहीं फैलते हुए नजर आएगा तो कहीं सिकुड़ते हुए नजर आएगा, कहीं बराबर दिखेगा। तो किरणों के समूह को कहा जाता है, यदि हम प्रकाश का किरण समझ गए तो किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, किरण पुंज। किरणों के समूह को हम क्या कहेंगे, किरण पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। तो इसमें जो हमारा जैसे है किरण पुंज कहने का मतलब किरणों के समूह, जैसे इसी में देखिए सूर्य का धूप जो आ रहा है इसमें बहुत सारे किरण कणिका है, फोटान के कण है, सब हमारा जो इसमें शामिल है। तो ये हमारा हो गया क्या चीज, प्रकाश के किरण। और जो बहुत सारे किरण मिल गए तो ये क्या बन गया, समूह बन गया। हमारा क्या बन गया, समूह। और इस समूह को, इन समूहों को क्या कहेंगे हम, किरण पुंज। इसका नाम दिया जाता है क्या चीज, किरण पुंज। ये हमारा हो गया किरण पुंज। अब पुंज का मतलब हो गया, देहाती भाषा में देखें तो हम लोग गांव घर वाले हैं तो देखते हैं कि जब धान कटाई होती है तो उसमें क्या होता है, बड़े बड़े पुंज लगा दिए जाते हैं, धान का जो ढेर होता है उसी को पुंज। तब पुंज में क्या होता है, बहुत सारे इकट्ठा जो है बस बहुत सारे धान को एकत्रित करके उसको एक ढेर ऊंचा जैसा बना लेते हैं, मतलब सब को एक ही जगह लाते हैं। उसी प्रकार हमारा किरण पुंज है। तब पुंज लगेगा किसका, किरण का। तो किरणों के समूह रहेगा, समूह का मतलब झुंड होगा, तो उसी को कहेंगे क्या चीज, किरण पुंज। अगला हमारा जो टॉपिक है इसी में आता है किरण पुंज हो गया। तो किरण पुंज के प्रकार होते हैं। तो किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम हमारा है, पहला है संश्रित किरण पुंज, दूसरा अपसरित किरण पुंज, और इसी को कहते हैं अवसारी किरण पुंज, और हमारा है समांतर किरण पुंज। सबके बारे में सुनिएगा, ध्यान से देखिए। कहता है किरण पुंज क्या है, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, पहला संश्रित किरण पुंज, दूसरा अपसरित किरण पुंज, अपसरित का ही दूसरा नाम है अवसारी। कभी कभी विद्यार्थी जो है दूसरा बात ध्यान नहीं रखते, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, अपसरित को ही क्या कहते हैं, अवसारी किरण पुंज। अगला है समांतर किरण पुंज। अब तीनों के बारी बारी से समझिएगा थोड़ा सा। इसमें जो हमारा है पहला संश्रित किरण पुंज। तो संश्रित क्या होता है, संश्रित किरण पुंज में क्या आता है, संश्रित में आता है पहला पॉइंट जो हमारा है संश्रित किरण पुंज। तो संश्रित का उदाहरण लेते हैं हम। संश्रित का मतलब होता है जमा होना, यानी अनेक जगहों से आकर के, यानी प्रकाश स्रोत से, किसी प्रकाश स्रोत से, मान लीजिए टॉर्च है, ये मान लीजिए हमारा क्या है, टॉर्च है, और इस टॉर्च से जो है लाइट निकल रही है। तो ये लाइट निकल रहा है यहाँ से, मान लीजिए यहाँ से लाइट निकल रहा है, थोड़ा सा और ढंग से बना लेते हैं। मान लिया जाए कि हमारा ये टॉर्च है,
इस टॉर्च से जो है लाइट निकल रही है, ठीक है, ये एक प्रकाश स्रोत है। इस टॉर्च से जो है अब इससे लाइट निकल रही है, तो कहता है प्रकाश संसरित किरण पुंज कहा जाता है। संसरित का मतलब होता है जमा होना। तो किसी प्रकाश स्रोत से, मान ली यहाँ से लाइट मारा और किसी प्रकाश स्रोत से निकला किरण पुंज, ठीक है, किसी प्रकाश स्रोत से निकला किरण पुंज यदि कहीं आपको लिखे कि जमा होते नजर आ रहा है, तो यहाँ से लाइट मारे, अब मान ले इसमें जो है अनेकों लाइट मार दें हम यहाँ से, एक बिंदु पर दिखाएं, तो सारा लाइट कहाँ जमा होगा, यहाँ पर। इस टॉर्च का भी यहाँ जमा हुआ, मान ले कोई और व्यक्ति, अदर व्यक्ति यहाँ से टॉर्च मारे तो यहाँ जमा हुआ, तो सारा देखा जाए तो सभी जो प्रकाश का किरण है कहीं ना कहीं एक बिंदु पर क्या हो रहा है, संसरित हो रहा है। तो यानी कहने का मतलब है संसरित किरण पुंज ऐसे किरण पुंज होते हैं जो किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर किसी एक बिंदु पर जमा होते हैं। यानी कहने का मतलब संसरित का मतलब जमा होना। जब एक बिंदु पर लगे कि लाइट सब आ करके जमा हो रहा है, वैसे किरण पुंज को क्या कहेंगे, संसरित किरण पुंज। और इसी को अगर जो यहां से देखा जाए तो फैलते हुए प्रतीत हो रहा है। अगला का हमारा नाम है, टॉपिक है अपसरित किरण पुंज। तो अपसरित क्या होता है, अपसरित का मतलब होता है फैलाना या तो फैलना। तो अपसरित किरण पुंज वैसे किसी प्रकाश स्रोत से निकला किरण पुंज यदि हमको फैलते दिखाई दे, तो जैसे हम मान ली जाए ये हमारा मान लो टॉर्च है, ठीक है, इस टॉर्च से करोड़ों लाखों कणिकाएं यहाँ से जो है प्रकाश का लाइट निकलते नजर आए, तो इससे क्या लग रहा है कि प्रकाश तो है, प्रकाश का लाइट यहाँ से क्या लग रहा है कि निकलते यहाँ से क्या फैलते प्रतीत हो रहा है। तो अपसरित का मतलब ही होता है फैलाना। तो किसी प्रकाश स्रोत से निकला किरण पुंज यदि फैलते हुए प्रतीत हो तो वैसे किरण पुंज को हम क्या कहेंगे, अपसरित किरण पुंज, या दूसरा का उसी का नाम है अपसारी किरण पुंज। अगला हम समझते हैं समांतर किरण पुंज। समांतर क्या होता है, समांतर रेखा हो, आप लोग पढ़े होंगे समांतर रेखा क्या होता है, यानी एक वैसे जब दो रेखाएं कि बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है और उन दोनों का बीच की दूरी बराबर हो और एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, वैसे समांतर रेखा कहा जाता है। उसी प्रकार ही समांतर किरण पुंज है, तो किरणों का एक वैसा समूह लीजिए जिसमें लाइट तो अनेक निकलेगा लेकिन सबका दूरी क्या है, समान है। मान ले जाए 5 मीटर है, अगला भी दूरी क्या है, 5 मीटर है। तो हमारा ए कोई स्रोत है, यहाँ से निकला किरण पुंज इधर जा रहा है, अब बी पॉइंट मान लिए, बी कोई स्रोत है जो प्रकाश स्रोत से निकलने वाला है, सी मान लिए। सभी का देखा जाए तो सब अलग अलग है, तो इसे ऐसे स्रोत को, ऐसे किरण पुंज को क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज जो होता है अनेक वैसा किरण पुंज जो लगे कि समांतर हुए प्रतीत हो, या तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हो, या तो फैलते हुए नहीं प्रतीत हो, केवल लगे कि समांतर रूप से आगे बढ़ रही है, वैसे किरण पुंज को क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। यानी प्रकाश, किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली वैसी किरणें यदि समांतर होते हुए आगे बढ़ जाए, वैसे किरण पुंज को क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। अगला हमारा जो टॉपिक का नाम है, अगला हमारा टॉपिक है प्रकाश का माध्यम। प्रकाश के किरण समझ गए, प्रकाश का गुण समझ गए, कुछ बात नहीं समझ में आया होगा फिर से हम रिपीट कर देंगे, केवल आप सहनशीलता रहिए बनाए हुए। यहाँ देखिए अगला है प्रकाश का माध्यम। कहता है प्रकाश का माध्यम क्या होता है, तब माध्यम का मतलब होता है स्रोत, यानी जिससे हम किसी वस्तु को, या तो जैसे हमारा माध्यम क्या है, जैसे हम मान ले जाए कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो हम किसी वस्तु के सहारे जाते हैं, मोटरसाइकिल का यूज करते हैं, बस का यूज करते हैं, हमारा जो रेलगाड़ी का प्रयोग करते हैं, तो कहीं ना किसी वस्तु का उपयोग करते हैं। तो जिन वस्तु के सहारे हम गए वो हमारा क्या हो गया, माध्यम। लेकिन प्रकाश के लिए भी कहता है प्रकाश का माध्यम क्या होता है, तो प्रकाश जिन वस्तुओं से होकर गुजर जाती है उसी को कहते हैं प्रकाश का माध्यम। यानी जिन वस्तुओं से प्रकाश की किरणें गुजरती है वैसे क्या कहते हैं, प्रकाश का माध्यम कहा जाता है। चलिए अब आगे थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लेते हैं, जितना बात बता दिए थोड़ा से देख लीजिए एक बार, फिर खत्म हो जाएगा। एक वीडियो एक ही टॉपिक रखो। हाँ, एक ही टॉपिक है। देखिए हम बता दिए प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश स्वयं अदृश्य है परंतु दूसरी को दृश्य बनाता है। प्रकाश के गुण के बारे में बता दिए कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश के निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है, निर्वात या हवा में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसी को 3 लाख किलोमीटर बोलते हैं पर सेकेंड। इसमें जो है और बताएं कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, मतलब लंबवत कार्य करती है। और इसमें जो है प्रकाश
के गमन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये हमारा प्रकाश का गुण था। और उद्गम की दृष्टि से पहला वस्तु दीप्त वस्तु है, दीप्त या प्रदीप्त, जिन वस्तुओं से प्रकाश की किरणें निकले उसको दीप्त बोलेंगे। अदीप्त वस्तुएं, जिन वस्तुओं से प्रकाश की किरणें नहीं निकलती अदीप्त बोलते हैं। अब पारदर्शक हमारा क्या होता है, अगला जो इसमें है कहता है गमन की दृष्टि से। तो गमन की दृष्टि से वस्तु तीन प्रकार के, पारदर्शक, अल्प पारदर्शक, अपारदर्शक, इनमें से हो गया। तब पारदर्शक बताए थे कि जिन वस्तुओं से प्रकाश की किरणें आर पार गमन कर जाती है उसे पारदर्शक, जिनसे आर पार गमन नहीं कर, थोड़ी मात्रा में अल्प मात्रा में गमन करेगी, अल्प पारदर्शक। अपारदर्शक क्या होता है, जिन वस्तुओं से प्रकाश की किरणें गमन नहीं करती है अपारदर्शक कहलाता है। प्रकाश की किरण जिस रेखा में गमन करेगी प्रकाश का किरण कहलाएगा। अगला है किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। पहला का नाम संश्रित किरण पुंज, दूसरा अपसरित या इसी को क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। अगला है समांतर किरण पुंज। अगला है प्रकाश के माध्यम क्या है, जिन वस्तुओं से प्रकाश होकर गुजरती है, जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश की किरणें गुजरती है उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का माध्यम कहते हैं। अब आगे थोड़ा देखिए, आगे के देखिए अगला जो टॉपिक है, अब इसमें हम थोड़ा से समझेंगे प्रकाश का परावर्तन है, इसमें थोड़ा समझिएगा। कहता पहला पॉइंट है प्रयोग द्वारा दिखाइए कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। हमने पहले बोला कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है प्रयोग द्वारा। तो हम क्या करेंगे, तीन आयताकार कूट लेंगे, ठीक है। तीन जो है आयताकार कूट लेंगे, तीन जो है ऐसा कूट लेंगे जो तीनों समान आकार का हो। तीन आयताकार कूट लेते हैं। इसका प्रयोग के लिए हम तीन आयताकार कूट लेते हैं और समान जगहों पर यानी बराबर ऊंचाई पर हम छिद्र कर देते हैं, ठीक है। मतलब हुआ कि तीन आयताकार कूट लेंगे और एक मेज पर टेबल पर रख करके इसका प्रयोग करेंगे हम, तो हम प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते दिखाएंगे। तो तीनों जो है क्या है, तीन कूट लिए, तीनों कूट को छिद्र कर दिए। अब तीनों छिद्र के सामने एक उस तरफ यानी कहने का मतलब इस तरफ हमें क्या जलाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे। यहाँ पर यदि मोमबत्ती जल रही है, अब इस तरफ से हम आ करके देखेंगे अपनी आंखों से, यहाँ से आंख लगाएंगे और देखेंगे कि हमको दिखता है वस्तु कि नहीं। यदि हमारा यहाँ से अगर जो मोमबत्ती दिख रही है तो इससे पता चलता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गई। और थोड़ा से हम क्या करेंगे, अगली बार इसमें जो दिख रहा है इसको हम गायब करके थोड़ा से अब अव्यवस्थित कर देंगे। मतलब इस आयताकार कूट को अब यहाँ पर ला देंगे, इस आयताकार कूट को यहाँ लाएंगे और यहाँ पर छिद्र के सहारे अब पुनः इस आंख से यहाँ से देखने का प्रयास करेंगे, तो पता चलेगा कि मोमबत्ती नहीं दिख रही। तो इससे पता चलता है कि यदि इससे सिद्ध होता है कि यदि प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी होकर गुजरती तो यहाँ से छिद्र से प्रयोग होकर के प्रवेश करते हुए इस छिद्र से आकर ऊपर जाते हुए फिर हमारी आंखों तक आते। लेकिन प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, इसलिए टेढ़ी मेढ़ी क्या हो जाएगा, हमारा नहीं गया। इसका मतलब इस टेढ़ी मेढ़ी होकर रेखा से नहीं गुजर पाई। इससे यह प्रूफ होता है कि प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में। अब आते हैं हमारा जो बहुत देर सा इंतजार था, उस टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन समझिए, प्रकाश का परावर्तन देखिए। इसमें कहता है प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन जो है, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन का मतलब होता है लौटना, परावर्तन का मतलब होता है लौट जाना, परावर्तन का अर्थ होता है लौटना। अब यहां पर है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो प्रकाश का परावर्तन लौटना होता है। प्रकाश यानी प्रकाश जो है जब किसी चिकनी और चमकीली सतह पर टकराती है, मान लीजिए कि ये सतह है, अभी आप लोग मिरर नहीं पढ़े दर्पण, तो मान लेते हैं कि एक दर्पण है, इसको रंग दिए इस तरफ से। आइए हमारा जो सरफेस हो गया परावर्तक सतह, मान लेते हैं कि एक चिकनी सतह है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आती है तो हमारा जो है, जब किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जब यहाँ से आई और इस चिकनी सतह पर टकराई, तो टकराने के बाद क्या होता है ना कि प्रकाश वहाँ से, मान ली यहाँ से आ रही है, अब यहाँ से आने के बाद जिस दिशा से आई और पुनः उसी मार्ग में चला जाती है। तो इसमें देखना है, तो इसमें जो है प्रकाश जिस दिशा से आई उसी दिशा में लौट गई। तब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश जब किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तब प्रकाश जिस माध्यम से आती है पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। तब प्रकाश के लौटने की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ये जो प्रकाश का जो परावर्तन होता है, प्रकाश के लौटने की जो प्रक्रिया है दो प्रकार से होती है। पहला का नाम है नियमित परावर्तन
और दूसरा का नाम है अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं और अनियमित परावर्तन को इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसमें नियमित क्या होता है? नियमित का मतलब नियम का पालन करते हुए, यानी प्रकाश की किरण जब नियम का पालन करते हुए पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश के लौटने की इसी घटना को प्रकाश का नियमित परावर्तन कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए, प्रकाश का नियमित इस दिशा से आया और पुनः इस मार्ग में चला गया, यहाँ से आया यहाँ चला गया, तो क्या लगता है एक सीरीज बन रहा है, एक फिगर ऐसा बन रहा है, लग रहा है कि कुछ रूप धारण हुआ है। तो एक नियमित का मतलब कुछ नियम का पालन करते बोलेंगे। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है और बिना और जो नियम का पालन करते हुए लौटती है उसको कहते हैं नियमित परावर्तन। और अनियमित क्या होता है? अनियमित परावर्तन जो है, यदि प्रकाश की किरण बिना किसी नियम का पालन करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी रुखड़ी एवं चमकीली सतह, मान लीजिए सतह है, मान लीजिए कि रुखड़ी सतह है, इस तरह से मान लीजिए सतह है। अब प्रकाश का सूर्य, मान लीजिए प्रकाश का किरण यहाँ से आया और यहाँ से लौट गया, चलिए ठीक है। अब एक प्रकाश का किरण इस गड्ढे में आया और यहाँ से लौट गया, तो क्या लगता है इसमें? अब एक और आया, यहाँ से चला गया, अगला एक किरण आएगा यहाँ से, तब प्रकाश जो लौट गया, तो क्या लगता है इसमें प्रकाश नियम का पालन कर रहा है? नहीं, इसमें क्या है? एक सीरीज जैसा है कि एक नियम का पालन करते हुए चल रही है। लेकिन अनियमित में क्या होता है? ना तो कोई नियम का पालन है, ना तो कोई सीरीज बन रहा है, ना तो कुछ ढंग का दिख रहा है। तो इस डायग्राम से देखिए, तो जी बोलेंगे प्रकाश का अनियमित परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें बिना किसी नियम का पालन करते हुए पुनः जिस माध्यम में आई उसी माध्यम में लौट जाती है। यदि अंतरिक्ष से आ रही है तो अंतरिक्ष से ही लौट जाएगी, तो इसी को कहेंगे प्रकाश का अनियमित परावर्तन। अगला हमारा जो है प्रकाश से संबंधित कुछ बात है, थोड़ा से सीख लीजिए, बाकी फिर अगले क्लास में रखेंगे हम। इसमें अगला जो है टॉपिक हमारा है परावर्तन से संबंधित। परावर्तन समझ में आ गया? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से आवे और पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, किसी चिकनी और चमकीली सतह पर टकराएगी, टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में चला जाए, उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसमें परावर्तन से संबंधित परिभाषिक पद है, कुछ बात आता है जो परावर्तन से रिलेटेड है। इसमें परावर्तन से रिलेटेड क्या आएगा? अब देखिएगा थोड़ा सा। मान लेते हैं कि चिकनी सतह है, हम मान ले कि चिकना सतह जो है एक सरफेस जो है समतल है, इस पर प्रकाश की किरण आई, प्रकाश की किरण आई और नियम का पालन करते हुए पुनः उसी माध्यम में लौट गई, तो लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब इसको मान लेते हैं हम कि कलई किया हुआ, मतलब रंग दिया। अभी तो दर्पण पढ़े नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि समतल दर्पण है। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ परावर्तक सतह। पहला क्या है? परावर्तक सतह। तो मतलब हुआ परावर्तक सतह एक वैसी सतह होती है जिस पर प्रकाश की किरण आए और आने के बाद पुनः वह लौट जाए, उसी को कहेंगे परावर्तक सतह। मतलब जितनी सतह से परावर्तन की क्रिया होती है या तो जिस सतह से परावर्तन की क्रिया होती है उसी को परावर्तक सतह कहा जाता है। ये हमारा हो गया परावर्तक सतह। परावर्तक सतह क्यों बोलेंगे? क्योंकि इस पर क्या आएगा कि जैसे सूरज का धूप आया तो प्रकाश की लाइट आएगी, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन हो जाएगा, माने परावर्तन की क्रिया जो लौट जाएगी। तो ये हमारा यहाँ से अगर जो देखा जाए, ए मान लिए, इसको यहाँ बी मान लिए, तो ए से लेकर बी तक देखा जाए तो हमारा परावर्तक सतह है। तो परावर्तक सतह कहने का मतलब है जिनसे प्रकाश की किरण परावर्तन लौट सकता है, प्रकाश की किरण लौट सकती है, उसको परावर्तक सतह बोलते हैं। अगला है आपतित किरण। आपतित का मतलब होता है आंख आना। तो आपतित किरण का मतलब होता है जब किसी चिकनी सतह पर प्रकाश की किरण आकर पड़ती है, जब परावर्तक सतह पर, इसको बोलेंगे आपतित किरण क्या होता है? तो आकर पड़ने वाली किरण, परावर्तक सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपतित किरण। इसको बोलेंगे आकर पड़ने वाली किरण। परावर्तक सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। कुछ कुछ बात जो है नोट करते जाइएगा, यदि लॉन्ग परिभाषा जैसा लगता है तो। अगला है आपतन बिंदु। तो देखिए इसमें जो है असंख्य बिंदुएं हैं। अगर जो देखा जाए इसमें, तो इसमें क्या है? असंख्य बिंदुएं हैं। यहाँ पर जो है बिंदु बहुत सारा है, लेकिन कोई खास बिंदु है जहां से जो है आपतित किरण आई और यहाँ से लौट गई। तो जो बिंदु जिस पर आकर रुकती है, तो आपतित किरण क्या होता है? आपतित किरण माने आकर पड़ने वाली किरण। तो बोला था परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर, परावर्तक सतह ही दिख रहा है, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर, सब बिंदु पर नहीं, किसी एक के बिंदु पर, खास बिंदु पर, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर और लौट जाती है, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या होता है? जिस पर परावर्तन की क्रिया होती है, जिस बिंदु पर आकर प्रकाश की किरण पड़ती है और पुनः वहां से लौटने का काम करती है, उसी को बोलेंगे क्या चीज? आपतन बिंदु। एक होता है आपतित किरण, एक होता है परावर्तित किरण।
लिखे नहीं, इसमें छूट गया है, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या होता है? तो आकर पढ़े तो आपतित, अब पढ़कर लौट जाए तो परावर्तित। तो ये जो हमारा है परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण का मतलब होता है आकर यानी परावर्तक सतह पर पढ़कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अगला है आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण क्या है? तब परावर्तक, देखिए यहाँ परावर्तक सतह है, आपतन कोण। तो आपतन कोण और जो हमारा इधर है परावर्तक सतह, ठीक है। तो आकर पड़ने वाली किरण, तो आपतन कोण जो बनता है हमारा जो है ये आपतन कोण आई, यानी आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब। एक अभिलंब भी होता है, इसमें अभिलंब खींच देते हैं। तो अभिलंब क्या होता है? अगला पॉइंट है अभिलंब। अभिलंब का मतलब परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर, ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, उसी को क्या कहते हैं? अभिलंब। अभिलंब जो होता है, अभिलंब इसमें जो है देखिएगा, इसमें अभिलंब जो है, अभिलंब का मतलब हुआ ये हमारा परावर्तक सतह मान लिए, प्रकाश की किरण आई, आकर पड़ने वाली किरण आपतित किरण, लौट गई परावर्तित किरण, इस दिशा से आई और उसी माध्यम में लौट गई। अब जो हमारा ये परावर्तक सतह है, इस परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, यहाँ पर जो लंब डाले हैं यही कहलाएगा अभिलंब। जो हम बिंदु पर लंब डालते हैं, आपतन बिंदु पर जो लंब डालते हैं, ये हमारा क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाता है। ये हमारा क्या है? अभिलंब है। अब अभिलंब हो गया। अब इसमें अभिलंब अब कहता है आपतन, अगला आपतन कोण। अभिलंब समझ में आ गया। अब आपतन कोण क्या है? तो आपतन कोण का मतलब अभिलंब एवं आपतित किरण के बीच का कोण। तो अभिलंब भी दिख रहा होगा। आइए हमारा जो है आपतित किरण है, ये कौन किरण है? आपतित किरण। ये आपतित किरण हो गया। अब पढ़कर लौटने वाली किरण को कहेंगे परावर्तित किरण। ये हमारा हो गया परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, इसको आई से निरूपित करते हैं। तो आप अभिलंब हमारा हो गया और आपतित किरण। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को कहते हैं आपतन कोण। अगला है आपतन कोण, उसके बाद होता है एक आपतन तल और एक होता है परावर्तन तल। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण क्या है? तो अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को कहते हैं परावर्तन कोण, जिसको आर से निरूपित करते हैं। तो हमारा जो दोनों कोण बना, इसमें देखा जाए तो आई के बराबर आर बनता है। मतलब जितना आपतन कोण होगा उतना ही कितना होगा? उतना ही वही होगा कौन? परावर्तन कोण। तो अगला है आपतन तल। आपतन तल क्या होता है? अभिलंब के जिस ओर, अभिलंब के जिस ओर आपतित किरण होती है, अब उसी को कहते हैं आपतन तल। इस तरफ क्या हो जाएगा? आपतन तल। आपतन तल का मतलब हुआ जिस तरफ आपतित किरण और अभिलंब, अभिलंब के जिस ओर, अभिलंब के जिस ओर आपतित किरण होते है उसे आपतन तल कहते हैं। और अभिलंब के जिस ओर परावर्तित किरण होती है उसको क्या बोलते हैं? परावर्तन तल। इस तरफ बोलेंगे कौन तल? परावर्तन तल। ये हमारा हो गया परावर्तन तल। अब इसमें देखना थोड़ा से, आपतन तल हो गया, अपरावर्तन तल। इतना बात जो है ये प्रकाश से, परावर्तन से संबंधित है। अब अगला टॉपिक जो है कुछ बात और रह गया थोड़ा से, अब आगे कुछ जो है बात रहेगा उसमें बताएंगे प्रकाश के परावर्तन कितने, प्रकाश के परावर्तन के नियम बताइए। तो प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार, कई तो प्रकार था, और परावर्तन के नियम बताइए कि कौन कौन सा नियम लागू होता है। और इसमें बहुत कुछ बातें जो है अभी थोड़ा अधूरा है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आप इतना में ही थोड़ा अभी इतना जितना बता दिए इसको थोड़ा अमल कीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है बता दिया जाएगा कि आपतन तल यहाँ तक आ गए हैं, आगे उसके बाद जो है बता दिया जाएगा। जय हिंद। ठीक है।